नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम की कहानी में उतर रहे हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन जिसकी असली कहानी शायद बहुत कम लोगों को पता है। वो नाम है भारतवर्ष। तो चलिए आज इस नाम के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हमारी सबसे आम धारणाओं में से एक पर सवाल खड़ा करता है। हम सब ने यही सुना है, यही पढ़ा है कि हमारे देश का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के बहुत वीर पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन क्या ये सच में पूरी कहानी है या फिर सच्चाई कहीं और ही छिपी है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए इस खोज के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम इस एक नाम के पीछे की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को आमने सामने रखकर देखेंगे। एक वो जो बहुत लोकप्रिय है और दूसरी वो जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। तो मैदान में दो दावेदार हैं। एक तरफ वो कहानी है जो हम सब ने सुनी है, जो हमें सीधे महाभारत काल में ले जाती है, और दूसरी तरफ एक और कहानी है जो पुराने पुराणों में कहीं दबी हुई है और एक बिल्कुल ही अलग राजा भरत की तरफ इशारा करती है। यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। देखिए, जो कहानी हम जानते हैं वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, पर जब हम सबूतों की बात करते हैं तो एक दूसरी कहानी उभरकर सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो शायद उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। अब चलिए इतिहास की धूल भरी किताबों के पन्ने पलटते हैं और उन सबूतों को देखते हैं जो हमारे प्राचीन पुराणों में छिपे हुए हैं। ये हमें एक बिल्कुल अलग ही समय में ले जाने वाले हैं। हमारी इस खोज का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है वायु पुराण। ये एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जो भारतवर्ष के नाम की एक ऐसी वंशावली पेश करता है जो हमें महाभारत से भी बहुत बहुत पहले सीधे त्रेता युग की शुरुआत में ले जाती है। अब जरा इस वंश वृक्ष को ध्यान से देखिए। ये हमारी पूरी कहानी का केंद्र है। वायु पुराण के अनुसार ये वंश शुरू होता है स्वयंभू मनु के पोते राजा प्रियव्रत से। फिर आते हैं अग्निंद्र, उनके बाद नाभि, फिर ऋषभ और आखिर में आते हैं ऋषभ के पुत्र भरत। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि इस सोर्स के अनुसार इन्हीं भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर नहीं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ राजाओं और उनके वंश की नहीं है। ये दुनिया के उस प्राचीन भूगोल की भी कहानी है जिसके बारे में शायद हमने ज्यादा सुना नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये भौगोलिक यात्रा हमें कहाँ लेकर जाती है। अच्छा, इस यात्रा को समझने के लिए हमें पहले जम्बू द्वीप को समझना होगा। पुराने ग्रंथों के हिसाब से ये सिर्फ कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं था, बल्कि समग्र द्वीप था। मतलब एक तरह से कल्पना कीजिए कि एक वक्त था जब सारे महाद्वीप एक ही बड़े भूभाग का हिस्सा थे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि राजा प्रियव्रत ने पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांट दिया और उस सबसे बड़े भूभाग यानी जम्बूद्वीप का शासक उन्होंने अग्नेंद्र को बनाया। अब देखिए कहानी कैसे जुड़ रही है। उस विशाल जम्बूद्वीप के अंदर वो खास इलाका या खंड जहां राजा भरत ने शासन किया, उसे भारत खंड कहा जाने लगा। और यहीं से नाम आता है भारतवर्ष। वर्ष का मतलब होता है एक क्षेत्र या इलाका, तो भारतवर्ष का सीधा सा मतलब हुआ भरत का क्षेत्र। और इस तरह ये नाम सीधे सीधे राजा ऋषभ के बेटे भरत से जुड़ जाता है। ठीक है, ये तो एक बहुत पुरानी कहानी हुई, लेकिन क्या इसका आज भी कोई सबूत हमारे पास मौजूद है? चलिए अब हम एक ऐसी सुराग की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्राचीन कहानी को हमारे आज से जोड़ता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये सब सिर्फ एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह गई है या इसका कोई जीता जागता सबूत आज भी हमारे बीच है? पता है, इसका जवाब शायद हम सबने कई बार सुना है पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये है संकल्प मंत्र। जो भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों से थोड़ा बहुत भी परिचित हैं, उन्होंने इसे जरूर सुना होगा। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है जो आज भी दोहराया जा रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो एक तरह का हमारा कॉस्मिक एड्रेस है, हमारा भौगोलिक पता। ये शुरू होता है जम्बूद्वीपे से, यानी जम्बूद्वीप पर, और फिर आता है भारत खंडे, यानी भारत के क्षेत्र में। जरा सोचिए, आज के एक मॉडर्न पूजा पाठ में हम सीधे सीधे उस प्राचीन भूगोल का जिक्र कर रहे हैं जिसका वर्णन वायु पुराण में मिलता है। कितनी कमाल की बात है ना? अब एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर पुराणों वाली कहानी के पक्ष में इतने सारे सबूत हैं, तो फिर दुष्यंत के बेटे भरत वाली कहानी इतनी ज्यादा लोकप्रिय कैसे हो गई? अच्छा, इसके कुछ संभावित कारण बताए जाते हैं। पहला तो है नामों की समानता।
दो इतने शक्तिशाली राजाओं का एक ही नाम होने से कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि समय के साथ शायद इन पुराने ग्रंथों का अध्ययन कम हो गया। और तीसरा, एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक छोटी टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश की, जिससे ये बहुत पुरानी कहानियां शायद नजरअंदाज हो गईं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब अंत में इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि ये दो अलग अलग कहानियां हमें खुद इतिहास के बारे में क्या सिखाती हैं। देखिए, यहाँ मकसद किसी एक कहानी को सही और दूसरी को गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतिहास अक्सर कई परतों में होता है। एक से ज्यादा कहानियों का होना तो हमारे अतीत की गहराई और उसकी समृद्धि को ही दिखाता है। और शायद आज का सबसे बड़ा सबक भी यही है, चाहे वो महाभारत की कहानी हो या वायु पुराण का विवरण, इतिहास की सच्ची समझ तो तभी बनती है जब हम हर दृष्टिकोण को खोजने और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हर कहानी हमारे अतीत की एक विशाल तस्वीर का एक छोटा लेकिन बहुत ही कीमती हिस्सा होती है।